बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाबा साहब के ही विषय पर पीएचडी कर रहा था, तो बाबा साहब के कई सारे डॉक्यूमेंट्स में जांच रहा था। ऐसे इसमें मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक अकाउंट का डिटेल मिला। उस समय लंदन की एक बैंक भारत में हुआ करती थी, ग्रीनलेट्स नाम की। इस ग्रीनलेट्स नाम के बैंक में बाबा साहब अंबेडकर जी का खाता था। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद उनके खाते में कितने पैसे थे पता है? 15,000 रुपए, 234 रुपीज एंड 27 पैसे, 15,234.27। किनके अकाउंट में पता है? 4 खातों के मंत्री रह चुके बाबा साहब, उनके खाते में पैसे कितने थे? 15,000 रुपए। ऊपर के 200-250 रुपए छोड़ देता हूं, 15,000 रुपए। तो बाबा साहब के पूरे जीवन भर की कमाई क्या थी? 15,000 रुपए। आज कोई अगर सरपंच भी बन जाता है, तब भी एक ही टेन्योर में वो इतनी जमीनें, इतने प्रोजेक्ट्स, इतने उपक्रम ले लेता है अपने ही घर में कि 7 पीढ़ियों तक उसको कमाने की जरूरत ना पड़े। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स की अलग बात है। बाबा साहब 4 खाते के मिनिस्टर होने के बावजूद भी सिर्फ 15,000 रुपए उनके खाते में। तो बाबा साहब की संपत्ति कहां गई? बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां गई? आज मैं बाबा साहब की प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने रखता हूं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां है। ये मंच पर बैठे हुए जो लोग देख रहे हो आप, इन लोगों में, आप लोगों में कुछ लोग आईएएस होंगे, कुछ आईपीएस होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ लॉयर होंगे, कुछ एडवोकेट होंगे, कोई 10वीं पास हुआ होगा, कोई 12वीं पास होगा। ये है बाबा साहब की असली कमाई, ये कमाया है बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और इसलिए मुझे बाबा साहब की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे ये जो प्रॉपर्टी बाबा साहब ने कमाई है, मुझे इस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा चाहिए। अगर समय दे सकते हो तो मुझे समय दीजिए। बाबा साहब की इस संस्था को बढ़ाने के लिए मुझे आज यूथ की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस तरह से आज भिक्खुनी सुनीति जी बात कर रहे थे कि क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी ये काम करेगी? आज ये संस्था, इसका इमेज क्या है पता है आपको? लोगों के सामने क्यों बनते जी के मन में संदेह है? क्योंकि ये संस्था सिर्फ शादियां लगाने तक सीमित रह गई है। भारतीय बौद्ध महासभा ये नाम बोलते ही क्या सामने आता है? शादी लगाने वाली संस्था, नामकरण करने वाली संस्था, गृह प्रवेश करवाने वाली संस्था। क्या इसलिए बाबा साहब ने ये संस्था खोली थी? क्या इसलिए बाबा साहब ने हमें अंतरराष्ट्रीय बौद्ध देशों से जोड़ रखा है कि आप यहां पर शादियां लगाओ? मुझे यह संस्था बाबा साहब के विजन पर, बाबा साहब के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर, बाबा साहब के उद्देश्य पर चलाने वाले लोगों की जरूरत है। क्या आप लोगों में से बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या 4 राजरत्न तैयार नहीं हो सकते, जो अपेक्षा बाबा साहब ने उस राजरत्न से तैयार की थी? इसी व्हाट्सएप नंबर पे कार्यकर्ता पदाधिकारी बनने के लिए भी ऑप्शन है। जो इस संस्था को बढ़ाना चाहता है, आगे लाना चाहता है, वो लोग इस संस्था में आओ। हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष का तू अध्यक्ष, इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। चंद्रबोधी पाटिल है या भीमराव अंबेडकर है या राजरत्न अंबेडकर है? कौन है इस संस्था का अध्यक्ष? और इसलिए आज मैं इस सारे फ्रैक्शंस को खत्म करके मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि फाउंडर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इस बैनर के नीचे खड़े हो जाओ। और जिस माध्यम से बाबा साहब ने हमें वर्ल्ड से जोड़ रखा है, विश्व से जोड़ रखा है, मैं आज वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर संघर्ष कर रहा हूं। वहां पर भी यहां से लोग भेजे जा रहे हैं, वहां पर उपाध्यक्ष बना रहे हैं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 1950 में बाबा साहब गए थे, 1954 में बाबा साहब गए थे। और भारत में बुद्धिस्ट मूवमेंट कैसी रिवाइव करनी है, ये पूरा मेमोरेंडम बाबा साहब वहां देकर आए हैं। आज ये संस्था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 128 देशों की संस्था है। 128 देश इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं। इसका मेंबरशिप तक हमारा चला गया था। 2018 में जाकर मैंने
हेडक्वार्टर में जाकर इसका मेंबरशिप रिन्यू करवाया और आज हम उनके मेंबर हैं। और केवल मेंबर ही नहीं है, उस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के पोस्ट पर आज मैं काम कर रहा हूं। मैं आपके बीच बैठे हुए उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं, किसी की राजनीतिक पार्टियों को चमकाने के लिए उनके राजनीतिक झंडे अपने कंधे पे मत लीजिएगा। जो झंडा आप ले रहे हो कंधों पर, वो कुछ राज्यों के बाहर नहीं है, कांग्रेस 4-5 राज्यों के बाहर नहीं है, बीजेपी 10-12 राज्यों के बाहर नहीं है, शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, मनसे तालुका के बाहर नहीं है, राष्ट्रवादी के 4-5 2-3 झंडे हो गए, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। ऐसे 1, 2, 4, 5 राज्यों में सीमित झंडे अपने कंधों पर लेने के बजाय धम्मध्वज 135 देशों पर लहराता है। ये धम्मध्वज अपने कंधों पर लो और बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दो, अपना समय दो, बुद्धिस्ट कल्चर की शिक्षा प्राप्त करें। 10 साल पहले ही बाबा साहब ये काम करके जा रहे हैं, हम 75 साल हो गए तब भी नहीं कर रहे, तब भी नहीं कर रहे। हमारे बच्चे आज दूसरों के झंडे लेकर दूसरों की पार्टियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक ये जो ह्यूमन ड्रेन चल रहा है, गळती म्हणतो ना आपण, गळती, ही गळती सुरू आहे समाजाला। मुलांना आम्ही तयार केलंय, वाढवलंय आम्ही, आता त्यांच्या हातात धागे दोरे, पायात धागे दोरे बांधून त्यांनी त्या ब्राह्मणी व्यवस्थेचं गुलाम आमच्या मुलांना करून टाकलेलं आहे। आणि म्हणून ही बुद्धिस्ट कल्चर, ये प्रबुद्ध भारत मिशन का एक एम एंड ऑब्जेक्टिव लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भिक्खुनीगण हमें वो सिलेबस तैयार करके दे रही है। आज भले ही हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो ये सिलेबस विहार में से हमारे 5 साल के बच्चे से लेकर 13 साल के होने तक पहला सिलेबस उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद 13 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए अलग से बुद्धिज्म का सिलेबस सिखाया जाएगा और 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बौद्ध धर्म के कौन से सिलेबस दिए जाएंगे, ये सारा महाप्रजापति गौतमी फाउंडेशन के माध्यम से भिक्खुनी हमारी ये ट्रेनिंग बच्चों को देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ इसी नागपुर के जिले में हमें 60 एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। 60 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने वो दी है और उस पर हम वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में पता है यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा कितना है? यूजीसी AICTE का ऑफिशियल डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिखाना है 10 करोड़। जब उस जमीन पर हम गए, राहुल जी से हमने वो सारा कॉस्टिंग निकाला, 17 बिल्डिंग्स का वो यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, उसका खर्चा कितना है पता है? 700 करोड़। 700 करोड़ का बजट मिला। इन्फ्लेशन रेट और बढ़ता गया तो वो और बढ़ता जाएगा। हमारे लोगों ने जब सुना तो उन्होंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी कभी नहीं बन सकती। मतलब क्यों नहीं बन सकती? 700 करोड़ कैसे आएंगे हमारे पास? क्यों नहीं आएंगे? उसी समय ये लॉकडाउन के बाद से हम जब बाहर निकलना शुरू हुए तब मैं ये सारे दौरे कर रहा था और उस लॉकडाउन में आपको याद होगा कि मार्च महीने के एंडिंग में पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था और उसी 14-15 दिन के गैप में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आ रही थी। क्या उस साल की जयंती हम मना पाए थे? 2020 की जयंती मनाए थे? साधारण पद्धति से एक फूल, एक मोमबत्ती लगाकर हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। उसी समय मेरी PhD का अभ्यासक्रम मैं पूरा कर रहा था और फाइनेंस में मेरी PhD का विषय होने की वजह से मैं इकोनॉमिक टाइम्स डेली पढ़ रहा था ऑनलाइन। 16 अप्रैल का एडिशन जब मैं पढ़ रहा था, ऑनलाइन एडिशन, 3-4 पन्ने पर मुझे जयंती की खबर पढ़ने मिली इकोनॉमिक टाइम्स में। इकोनॉमिक टाइम्स को सोशल न्यूज छापने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बाबा साहब की जयंती की खबर छापी। मैंने सोचा अरे बाबा साहब की खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है, इसको पढ़ना चाहिए। इसलिए जब मैंने उसको क्लिक किया तब वो सारी खबर मेरे आंखों के सामने आई।
ब्राह्मणों का पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, वो ब्राह्मण दुखी होकर लिख रहा था, कोरोना की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हुई। बोले इसको क्यों दुख हो रहा है, जरा पढ़े पूरा। उसका दुख अंदर था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, मैं तो अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था बोलता भी नहीं हूं, ये ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था है। उसका कहना था कि बाबा साहब की जयंती न होने की वजह से ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब जयंती अपने आंखों के सामने लाओ, पिछले साल की, ये साल पिछले साल की, डीजे, पटाखे, मिठाई, नए कपड़े, गाड़ी, पेंटिंग्स और पता नहीं क्या क्या खर्चा हम करते हैं, सोना लेते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। आधा खर्चा तो दारू पे जाता है ना। इतना सारा जब आप खर्चा करते हो तो इंडियन इकोनॉमी को आप पैसे देते हो। अब ये कार्यक्रम जो हमने किया है, ये लाइट लाई है, ये स्टेज लगाया है, ये चेयर्स लाई है, तो इंडियन इकोनॉमी को आपने पैसा दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसे दिए, तब जाकर ये कार्यक्रम हो पाया। तो बाबा साहब के जयंती पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना रुपए दे रहे हैं? 2100 करोड़। कितने दिन का खर्चा है ये? एक दिन का। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो समाज एक दिन में बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पर उनको अभिवादन करने के लिए 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी खुद के पैसों से खड़ी नहीं कर सकता? 10 करोड़ रुपए देने हैं, और अगर 700 करोड़ का भी बजट बनाया जाए तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 321 होता है। एक रात में 3 विशाल वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी आपकी खड़ी हो सकती है, जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अनेक यूनिवर्सिटी से टाई अप हो। ऐसी 3 यूनिवर्सिटी एक रात में खड़ी कर सकते हो। बुद्धिस्ट कल्चर का काम हम इसी एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर करना चाहते हैं। आज वो हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सिखाकर ब्राह्मणी कल्चर को ढोने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मणों के भी बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन शुरुआत बुद्धम शरणम गच्छामि से करेंगे। इस देश में मोदी और गांधी का कोई झगड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में आपस में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। कांग्रेस का, बीजेपी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में मतभेद दोनों के नहीं है। इस देश का सिर्फ एक ही झगड़ा है, और वो झगड़ा खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें समझा कर गए हैं। बाबा साहब कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, केवल बौद्धम और ब्राह्मणी धर्म में संघर्ष है। यही भारत का मूल झगड़ा है। इस झगड़े से ध्यान अटकाने के लिए मोदी और गांधी का झगड़ा दिखाया जाता है, इस झगड़े से ध्यान हटकाने के लिए। और इसलिए हमें अपनी मूल लड़ाई के लिए उतरना होगा। अगर वो हमारे बच्चे अपने एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर, हमारे बच्चे ब्राह्मणिकल सिस्टम में लेकर जा रहे हैं, तो हमें वहां पर रोक लगाकर हमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इस देश में खड़ी करनी होगी, और उसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। अब पैसे कहां से आए? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आपको पता है इस देश में अंबानी किसके पैसों पे काम करता है? अडानी किसके पैसों पे काम करता है? जितने भी ये जो 7 परिवार देश को चला रहे हैं, ये किन के पैसों पर? ये सारे, ये जो रोड्स है, ये जो मेट्रोज है, आपके यहां पर भी मेट्रो खड़ी हो गई है, ये किन के पैसों से खड़ी हुई है? अंबानी ने, अडानी ने एक भी रुपया खुद के जेब से नहीं लगाया, एक भी पैसा नहीं लगा। तो ये पैसे लगाता किसके जेब से? मैं उससे भी पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 1923 बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये ग्रंथ, ये उनका थीसिस, उनका रेडी हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ, और उनके रिकमेंडेशंस पर
उन्होंने जो रिकमेंडेशंस उस ग्रंथ में दिए थे, उनके थीसिस में दिए थे, वो उस समय के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए और बाबा साहब के रिकमेंडेशंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जिस वजह से पूरी भारत की बैंकिंग सिस्टम ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर खड़ी हुई। इस देश की बैंकिंग सिस्टम किनकी देन है? बाबा साहब अंबेडकर जी की। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके ही समाज के लोगों की बैंकिंग सेक्टर में जीरो रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर बैठे हुए नागपुर के मेरे लोग जो ऑफिसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे, हाउसवाइफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सबके खाते, बैंक अकाउंट्स इस भारत की ब्राह्मणिकल सिस्टम को बढ़ावा देने वाले बैंक्स में होगा। SBI, कैनरा, HDFC, ICICI, एक्सिस, सिंडिकेट, इसी तरह के बैंक्स में आपके खाते होंगे। इस देश की लोक संख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से अगर 22% भी हम SCs पकड़े, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ST, OBC इनको बाहर रखे, तब भी 31 करोड़ लोग हम हैं। 31 करोड़ लोगों का मिनिमम बैलेंस अगर पकड़ा जाए 1000 रुपया, 1000 रुपया भी अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमारे 31,000 करोड़ पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमने लगाए हैं। 31,000 करोड़। लेकिन ये बैंक्स हमारी नहीं है। जो पैसे हमने आपने आपकी मेहनत के जिसके बैंक में रखे हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, बैंक क्या है? प्लेटफॉर्म है, पैसे रखने का प्लेटफॉर्म है। जैसे आज मुझे अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी बात कर सकता हूं, उसी तरह से पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को कहते हैं बैंक। क्या हमने 75 साल में अपनी पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को तैयार किया? जैसे 2 दिन में आपने ये मंच तैयार किया, तब जाकर मैं अपना ये भाषण दे पा रहा हूं। तो पैसे रखने का मंच तैयार किया नहीं, और इसी वजह से हम अपने मेहनत के पैसे, कमाए हुए पैसे हम दूसरे के मंच पर रख रहे हैं, दूसरे के बैंक में रख रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो उठाकर उन्हीं की व्यवस्था को दे रहा है। तो कितना दे रहा होगा? ऐसा छोड़ो ना, कितना देता होगा? खुद का मंच क्यों तैयार करे? इतना पैसा लगाने के बजाय इतना काम क्यों करे? मैं सिर्फ एक वर्ड टाइप करता हूं, एक बैंक का, बाकी बैंक्स तो छोड़ दो। ऐसा कितना लेता होगा अंबानी, अडानी? छोड़ो ना। द हिंदू 31 मार्च 2022 इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडरराइट्स द एंटायर डेप्थ ऑफ 12,770 करोड़ ऑफ अडानी। अडानी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,770 करोड़ रुपए माफ करती है। सेकेंड खबर है डेक्कन क्रॉनिकल की, यह भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 72,000 करोड़ ऑफ अडानी लोन्स वेव्ड। 72,000 करोड़ अडानी के माफ किए जाते हैं। और एक पूरा मोटा मोटा आंकड़ा स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, 35,60,000 करोड़ अडानी के सारी बैंकिंग सिस्टम माफ करती है। ये माफ की हुई रकम है, माफ की हुई। लोन कितना लिया है ये आज तक नहीं बताया है। पैसे किसके? हमारे। ले कौन रहा है? अडानी। क्यों? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अडानी जो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अमीरों के सूची पे दूसरे क्रमांक पर आता है, क्या वो अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भारत के किसी सरकारी बैंक में रखेगा? और वो भी SBI जैसी बैंक, जिसकी इमेज आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं करते। तो ऐसे बैंक में अडानी अपना पैसा रखेगा? उसके पैसे है बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक। जो आदमी अपना सारा पैसा भारत के बाहर रखता है, लेकिन भारत में रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए पैसा भारत की सरकारी बैंकों से ले रहा है। और इन सरकारी बैंकों में पैसा कौन रख रहा है? हमारे लोग। हमारे पैसों से ब्राह्मणिकल सिस्टम मजबूत हो रही है।
हमारा दोष क्या है कि हमने अपना पैसा रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। मैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट हूं मुंबई यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में, पीजी हूं फाइनेंस में, पीएचडी हूं फाइनेंस में। और जब मैं अपने समाज की अर्थव्यवस्था को देखता हूं, अर्थव्यवस्था जीरो। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें न्याय प्राप्त करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय शुरुआत में ही बता दिया, जीरो। आर्थिक न्याय जीरो। आपके नागपुर में सिंधीज होंगे, है सिंधी? अच्छा, ये एरिया ही है। हमारे यहां पर उल्लासनगर करके एक एरिया है, पूरा सिंधियों का है। पता है आपको सिंधियों का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है? सिंध प्रांत से ये लड़ाई हार कर, या पता नहीं, उनको उस देश से, उनको वहां से भागना पड़ा, वो देश छोड़ना पड़ा, और फिर वो इस देश में आए। लिटरली जहां पर रहे, ट्रांजिट कैंप्स में रहे। ट्रांजिट कैंप में रहकर उनका इतिहास 1000-2000 साल का नहीं है। भारत का देश आजाद होने के बाद ही उनको लीगल आइडेंटिटी एंटिटी मिली, सिंधी। आज 75 साल में आपके यहाँ के सिंधी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के सिंधी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखते हैं। सारे बिजनेसमैन है। आपके यहाँ पर है बिजनेसमैन है। भारत का उनका इतिहास कितना? 75 साल का। हमारा भारत का इतिहास कितना? 2500 साल का। हम कोई महार वहार नहीं है। आप बोलोगे हम तो महार है, सूची तो 1950 में बनी, तो हम भी 1950 से है। हु वेर महार्स के ऐसे में बाबा साहब हमें हमारी पहचान बताते हैं। हु वेर महार्स, जिस महार को आप लिखना चाहते हो वो है कौन? क्यों बाबा साहब ने इसी धरती पर, नागपुर की धरती पर दीक्षा क्यों ली? मुंबई के रेसकोर्स मैदान पर क्यों नहीं ली? बाबा साहब हु वेर महार्स में लिखते हैं कि महार ये शब्द अभी का है, हल्ली वापरत आलेला शब्द है। हाँ, पुरातन शब्द नहीं है, ये पुराना शब्द नहीं है, ये वेदों में कहीं नहीं है, ये श्रुतियों में कहीं नहीं है, ये मनुस्मृति में कहीं नहीं है। तो फिर अगर ये शब्द पुराने किसी साहित्य में नहीं है, तो ये महार पहले थे कौन? हु वेर महार्स? महार ये शब्द दो शब्दों का मिलन है। महा प्लस आरी। बनते जी यहां पर बैठे हुए हैं, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। आरी ये पाली शब्द है, पाली, और पाली शब्द का ये आरी का अर्थ है दुश्मन। महा प्लस आरी, महा आरी महान दुश्मन, सर्वोत्तम दुश्मन। तो ये सर्वोत्तम दुश्मन किसका है? ये किसका दुश्मन है? और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि महार ये किसके दुश्मन थे पहले? ये कौन है? इनका नाम क्या है? जब तथागत बुद्ध ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा करते थे, तब उनकी हत्या करने के लिए इस देश का ब्राह्मण तत्पर खड़ा रहता था। और जैसे ही वो उनकी हत्या करने की कोशिश करता, वहां के नाग राजा और नाग रानी और नाग प्रजा बुद्ध का रक्षण करने का काम करती थी और बुद्ध को बचाने का काम करती थी। और इसी बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम इन्हीं नाग वंश के लोगों ने किया। और यही महार, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये वही नागवंश के लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अफगानिस्तान तक जाकर किया। ये वो नाग लोग हैं। और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इस नागपुर के नाग नदी के यहां से की कि बाबा साहब ने हमें हमारी रियल पहचान हमें बता कर गए। और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जो महार्स, जो नाग्स इस देश में 2500 सालों से रह रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, सिंधियों ने अर्थव्यवस्था हाथ में ले ली, जैनों की अर्थव्यवस्था हाथ में है, हमारी अर्थव्यवस्था जीरो। अर्थव्यवस्था तो छोड़ो,
जो पैसा हमने कमाया है वो कमाया हुआ पैसा रखने के लिए भी हमने अपने साधन तयार नहीं किए. आमच्याकडे तिजोरीच नाही, पैसे ठेवायला आम्ही तिजोरीच तयार केली नाही. ये लॉकडाउन से लेकर आज तक, लॉकडाउन में तो 2020 तक हम लोग घर के अंदर ही थे, 21-22 में. और जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि 1923 से 2023 में 100 साल पूरे होंगे प्रॉब्लम ऑफ रुपी को. प्रॉब्लम ऑफ रुपी को हमारे लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ रुपी के शतक का महोत्सव लिया. और लिटरली जिस तरह से आज भारत का संविधान का किताब यहां पर बनाया है, वैसे प्रॉब्लम ऑफ रुपी को बनाया और उस पे माला चढ़ा रहे थे, उस पे फूल डाल रहे थे, उसको मोमबत्ती अगरबत्ती लगा रहे थे, उसकी एफिगी को. अब ये किताब, जैसे ये किताब पूजा करने के लिए है या खोलकर पढ़ने के लिए है? बाबा साहब ने ये प्रॉब्लम ऑफ रुपी पूजा करने के लिए लिख के गए हैं. उस पे ब्राह्मण्स काम कर रहा है. और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं. आपके नागपुर में सारस्वत बैंक का नाम कभी सुना है आपने? सारस्वत बैंक कौन होते पता है? ये ब्राह्मणों का एक छोटा सा सेक्ट है. ब्राह्मण 3.5% अगर है तो सारस्वत ब्राह्मण 1% भी नहीं है. गूगल कर लेना, विकिपीडिया पढ़ लेना सारस्वत बैंक का. आज इस देश में 1% के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने आज से 100 साल पहले सारस्वत बैंक का कोऑपरेटिव एक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बैंक का रजिस्ट्रेशन किया. आज वो बैंक 58 कंट्रीज में काम कर रही है. कितने परसेंटेज लोग? 1% लोग. हम 22% है. हमारी एक भी बैंक नहीं है. और इसलिए तब मैंने डिसाइड किया कि हम जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे मीटिंगों में जाएंगे, लोगों को ये जाकर बताएंगे और जो भी काम, जो भी आवश्यकता इस बैंक को निर्माण करने की लगेगी वो सारी हम पूर्तता करेंगे. और आज 2023, आज तो 24 शुरू हो गया है, 2023 के ही शुरुआत में हमने 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में दिया और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मान्यता हासिल की, रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया. करने वाला हूं नहीं बोला हूं, किया. अब ये बैंक कागज के ऊपर है, हमारे पास मान्यता है. अब मुझे नागपुर में आना है तो यहाँ की ब्राह्मणिकल बैंकिंग सिस्टम क्या कहती है? नहीं, तुम्हारी बैंक यहां आ गई तो तुम्हारे लोग तो सारे पैसे विड्रॉ कर लेंगे और इस बैंक में रखेंगे, तो हम आपको यहां आने ही नहीं देंगे. तो नागपुर में अगर मुझे आना है तो यहाँ के रजिस्ट्रार की कंडीशन है कि मुझे 4000 लोग तुम्हारे बैंक के शेयर लेने वाले रेडी है, ऐसे मुझे पहले बताओ, उनकी सूची दो, तभी मैं आपके बैंक को यहाँ पर मान्यता दूंगा. कितने लोग? 4000 लोग. कितने रुपए का शेयर है? मैं शेयर कर रहा हूं, डोनेशन नहीं. जैसे अभी हमारे यहाँ पर सर बैठे थे, 10,000 रुपए बुद्धिस्ट सोसाइटी को दिए, वो डोनेशन चला गया. 2500 रुपए का भाग शेयर ये खरीदो. 4000 लोगों की लिस्ट मुझे यहां पर दो. ये बैंक मैं आपको नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए देता हूं और मैं 5 साल में इस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनके बगल में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बैंकों को खड़ा करके दिखाता हूं. राजनीति अब शुरू होगी, नारे दिए जाएंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा. यही नारे हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए हैं. वो सही भी है. अगर वोट हमारा है तो हमारे वोट पे हमारा व्यक्ति हम पे राज करना चाहिए. तू क्यों करेगा? ये नारा राजनीति के लिए सही भी है. तो अगर ये नारा हम राजनीति के लिए दे सकते हैं तो ये नारा हम अर्थव्यवस्था के लिए क्यों नहीं दे सकते? इसलिए एक नारा मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है. जिस तरह से राजनीति में वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलता, उसी तरह से अर्थनीति में
अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी के लिए नोट हमारा, बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, बैंक भी हमारी होगी। आज जो अडानी अंबानी हमारे पैसों पे उनकी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपनी बैंक खड़ी नहीं की। यही बैंक हम खड़ी करके पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इसको लेकर जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो SBI 35,60,000 करोड़ रुपया ये अडानी अंबानी को उठाकर दे रही है, ये सारी बैंकें खाली हो जाएंगी और सभी पैसे ये हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर बैंक में होंगी। ये तो सिर्फ शाखाएं बनेंगी, ब्रांचेस होंगी। इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए हम RBI को नहीं सौंपेंगे। इसके ऊपर नियंत्रण के लिए अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रुपी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन सकता है, तो उसी ग्रंथ का अध्ययन करके उसी ग्रंथ के ऊपर बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया भी बन सकती है। यह मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। इन सारी बैंकों को ये बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया इस भारत में गवर्न करने का काम करेगी। इस तरह का नियोजन हमने अर्थव्यवस्था के लिए किया हुआ है। हमारे शायद कुछ लोग वहां पर शेयर्स लेकर बैठे हुए होंगे, राहुल जी यहां पर है, उनसे ये शेयर्स प्राप्त कर लेना। कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट भी इसमें तैयार होगी, ऑनलाइन स्कैन्स, वहां पर QR कोड्स देकर रखे हुए हैं, हमारे कुछ नंबर्स, हाँ, और एक सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ जय भीम करके आप उस पे सेंड कर दीजिएगा। अगर आपके हाथों में मोबाइल है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, एकदम सोपा नंबर घेतलेला आहे, 885588। ये 3 सीक्वेंस याद रखो, 885588 1956 1956। जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी का ये कारवा रुका हुआ है, वहीं से ये कारवा हम आगे लेकर जाएंगे। और इसलिए 1956 से 2023 तक का जो बैकलॉग इस समाज में तैयार हुआ है, वो बैकलॉग भरने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए ये नंबर याद रखिएगा, 885588 1956। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जय भीम लिख दीजिएगा। आपको अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर बनना है तो वहां पर ऑप्शन है, अगर आपको बैंक का मेंबर शेयर होल्डर बनना है तो वहां पर ऑप्शन है। तो ये व्हाट्सएप 885588 1956। मराठीमध्ये काय म्हणणार याला? 88 55 88 1956। तो ये बैंकिंग को लेकर है। मैंने एजुकेशन को लेकर कहा, बैंकिंग को लेकर कहा। हम बौद्धों को, मैंने जो शुरुआत में शेरनी की कहानी सुनाई, हम ये जो मेरा शेर जैसा समाज है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप की सेल्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि समस्या अगर हमारी है तो वो समाधान मोदी नहीं देगा। अगर समस्या हमारी है तो समाधान भी हमें ही देना होगा। इसलिए हम अपनी व्यवस्था खुद खड़ी करने की ये योजना कर रहे हैं। अगर बौद्धों की एजुकेशन सिस्टम बौद्धों के हाथ में हो तो वहां पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कभी सिखाया नहीं जाएगा। और इसलिए आज हम ये काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट इकोनॉमी, इस तरह से ये सारा काम हम कर रहे हैं। 25 साल आज से लेकर 25 साल का टेन्यूअर, कालावधि माझ्या हातात है। आज का प्रधानमंत्री हर मंदिर में जाकर मंदिरों की पूजा क्यों कर रहा है? ब्राह्मणों के पैर क्यों पड़ रहा है? शंकराचार्यों के पैर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आज व्यवस्था उनके हाथों में है। उनकी वोट्स लेने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री इन ब्राह्मणिकल सिस्टम को नतमस्तक हो रहा है। 25 साल का टेन्योर लेकर चल रहा हूं। 5 साल में ये कोऑपरेटिव बैंक को हम नेशनलाइज बैंक में तैयार करेंगे और नेशनलाइज बैंक से हम मल्टीनेशनल में जाने का काम करेंगे। ये 5 साल का टेन्योर है। 5 साल में हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण करके हमारी बौद्धों की खुद की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी करेंगे। और इन्हीं 5 सालों में हम अपना खुद का मीडिया, भारत का मीडिया हम हाथ में लेंगे। इस तरह से ये पूरे सिस्टम को तैयार करने का काम कर रहे हैं। 25 साल का टेन्योर लेकर चल रहा हूं।
इन 25 सालों में मैं इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी को इतना मजबूत और ताकतवान बनाकर जाऊंगा कि आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, वो बौद्ध भिक्खुओं के और बौद्ध भिक्खुनियों के पैर पड़े बगैर वो प्रचार में नहीं उतरेगा। इतना ताकतवान आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक माध्यम से मैं इस समाज को करने का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, मिशन लेकर चल रहा हूं। इसमें आप लोग मुझे साथ दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, इतनी अपेक्षा मैं आप लोगों से करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते इतनी आशा तो मैं आप लोगों से, इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से कर ही सकता। सक्षम भारत टीव्हीचे प्रत्येक व्हिडिओ नियमित पाहण्याकरता आज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा। आपले व्हिडिओ जर दाखवायचे असतील या मग तुमच्या परिसरामध्ये तुमच्यावर काही अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्हाला संपर्क करा। आम्ही बातमी दाखवू, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड। धन्यवाद।